Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. So, students, in the last lecture, we have learned the first, sorry, 3.3 Stephen Hawking. So, I think so. We have seen around a half part of this lesson in the last lecture. So, today we will continue the next one. You can please open the page number 117. Okay. So, actually, in the last lecture, we have seen actually the books written by him and actually what type of books were there. And the next, I think so we also saw that actually he was diagnosed with a very rare type of disease, that is ALS, means amyotrophic lateral sclerosis. ये एक रोग उनको हुआ था और उसके बाद में हम देख रहे थे कि एक्चुअली he also opposed to Sir Isaac Newton that actually this universe has not, or it is not made by God, but it is, we can say, the spontaneous creation is the reason. There's nothing something rather than nothing, ऐसा उन्होंने कहा था. मगर उनका एक क्वेश्चन भी था, वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट और वाई वी एग्जिस्ट, ये भी उन्होंने कहा था वहाँ पे. मगर उनका कहना है कि एक्चुअली ये पूरा यूनिवर्स गॉड ने डिज़ाइन नहीं किया हुआ. सो एक्चुअली इट कुड नॉट हैव, जो सर आइजैक न्यूटन कह रहे थे कि एक्चुअली इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम कैओस. सो उसका हमने कहा था कि एक्चुअली कि जो भी कैओस कैओस का मतलब हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डिसऑर्डर होना, कन्फ्यूजन होना वर्ल्ड में, और उसके बाद में एक यूनिवर्स निर्माण होता है. तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सर आइजैक न्यूटन का था. मगर देखिए पेज नंबर 117 पे जो पहली दो लाइन्स है वो हम पढ़ेंगे, विच इज सेड बाय स्टीफन हॉकिंग. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनवोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. अब यहाँ पे इनवोक मीन्स व्हाट. इनवोक का मतलब है अपील टू कॉल ऑन डेटी, मीन्स देवता को बुलाना, उनको उनका आह्वान करना, ऐसा हम कह सकते हैं उसे. टू लाइट द ब्लू टच पेपर. अब टू लाइट द ब्लू टच पेपर ये एक वर्ड है यहाँ पे. इसका मतलब है समथिंग विच कॉजेस एक्साइटमेंट, समथिंग विच कॉजेस एक्साइटमेंट. मगर यहाँ पे उसका जो मतलब है वो मतलब है द बिग बैंग विच गेव बर्थ टू द यूनिवर्स. तो एक जो बिग बैंग है जिसने यूनिवर्स को एक निर्माण किया, उसको टच करना गॉड ने, एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. तो इनका कहना है कि एक्चुअली यहाँ पे गॉड को मीन्स एक्चुअली जो भगवान होता है उनको आह्वान करना, और वो बिग बैंग थ्योरी का कुछ भी करेंगे और फिर यूनिवर्स निर्माण होगा और फिर यूनिवर्स चालू होगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो उनका कहना है कि एक्चुअली इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस इज देयर. कई बार ऐसी यूनिवर्स तैयार होता, मीन्स एक्चुअली ऐसी दुनिया तैयार होती है और नष्ट भी होती है, ऐसा उनका कहना है. और वो तैयार रह मीन्स एक्चुअली निर्माण होती रहेगी, ऐसा उनका कहना था. ओके, सो एक्चुअली गॉड इज़ नॉट बिहाइंड दीज ऑल द थिंग्स, ऐसा उनका कहना है. तो देखिए आगे. At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS, और लो गेरिंग्स डिसीज. तो एक देखिए जब उनका एज कुछ भी नहीं था, जस्ट 21 ईयर्स के थे, तभी स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत ही रेयर टाइप का एक डिसीज़ हुआ था, जिसका नाम है एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. ओके, तो इन अ वेरी सिंपल, अब ये रोग होता है क्या, देखिए. इन अ वेरी सिंपल सेंस, द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेर शटिंग डाउन. मैं एक्चुअली लिसन, हमारे जो मसल्स जो होते हैं उसे जो कंट्रोल करने वाली जो नर्व सिस्टम होती है, वो नर्व सिस्टम ही बंद हो रही थी. मीन्स स्लोली स्लोली ही वुड लूज द कंट्रोल ओवर हिज बॉडी और कंट्रोल ओवर हिज बॉडी पार्ट्स और द मसल्स. ये उनको एक रेयर टाइप का डिसीज हुआ था. एट
द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव। अब तब डॉक्टर्स ने उनको सिर्फ एक 2.5 years का टाइम दिया था, तब तक ही वो जी पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था डॉक्टर्स ने। देखिए 21 साल के थे तभी उनको कहा गया था कि आप 2.5 साल मीन्स एक्चुअली 2.5 साल आप जियोगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे, ऐसा उनका कहना था डॉक्टर्स का। तो देखिए बहुत ही एक भयानक ऐसा सिचुएशन था। तो देखिए नेक्स्ट वन इज देयर। हॉकिंग फर्स्ट began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. An occasion he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963 during his first year at Cambridge. देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, when did Hawking first notice his health problems? अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम पहली बार कब नोटिस की थी? सो दैट आंसर इज हियर। ये यहाँ पे देखिए, नोटिस प्रॉब्लम्स विथ इज फिजिकल हेल्थ वाइल ही वाज एट ऑक्सफर्ड। तो पहली बार उन्होंने कब ये नोटिस किया? जब वो ऑक्सफर्ड में सीखने के लिए थे। ओके, तब उनको थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम नोटिस उन्होंने की थी। ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप, क्या होता था? तो ट्रिप मीन्स वी कैन सी अ लड़खड़ाना। ओके, तो वो लड़खड़ाते थे। एंड फॉल, कुछ बार ऐसे गिरते भी थे। एंड और स्लर हिज स्पीच। अब स्लर मीन्स व्हाट? स्लर का मतलब है अनक्लियर स्पीच। अनक्लियर स्पीच मीन्स अस्पष्ट ऐसा उच्चारण उनका होता था, तो समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। तो लाइट भी क्या सी ये बातें वो नोटिस कर रहे थे कि एक्चुअली ट्रिप मीन्स लड़खड़ाना, पैर लड़खड़ाना, देन फॉल ऑन द वी कैन से फ्लोर, कुछ रीज़न नहीं होते हुए गिरना वैसे ही। और वी कैन से स्लर इन ही स्पीच, तो अनक्लियर स्पीच था उनका, हो रहा था। सो ही डिडंट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963। 1963 तक उन्होंने इस प्रॉब्लम तक मीन्स प्रॉब्लम में कुछ ध्यान नहीं दिया। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, मीन्स एक्चुअली कैम्ब्रिज में जब फर्स्ट ईयर वो सीख रहे थे तब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ। तो एक पहली बात तो ये सिम्टम्स उन्होंने कभी किसी को बोला ही नहीं कि मुझे ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने वो खुद तक ही रख दिए थे वो पूरे प्रॉब्लम्स। सो बट when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. मगर एक्चुअली जब उनके फादर ने देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डॉक्टर के पास उनको लेके गए थे। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at a medical clinic where he underwent a series of tests. अगली जो 2 सप्ताह थी, ओके, 2 सप्ताह स्टीफन हॉकिंग घर पर ही थे और घर को ही उन्होंने मेडिकल क्लिनिक बनाया था। और बहुत सारे ऐसी टेस्ट सीरीज मीन्स एक्चुअली उनके टेस्ट लेने पड़े वहाँ पे। तो देखिए कौन से टेस्ट लिए पूछा जा सकता है। दे टूक अ मसल सैंपल फ्रॉम माई आर्म, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक fluid into my spine and watched it going up and down with x-rays as they tilted the bed. He once said, after all that, they didn't tell me what I had except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. तो देखिए, तो उनके पहली बात तो मसल के सैंपल लिए गए फ्रॉम हिज आर्म, ओके, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हमारी हालत बताने का काम करते हैं, ओके, तो एक वायर्स वगैरह हमारे बॉडी को टच करके एक्चुअली लाइक कुछ भी अटैच किए जाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, ओके। इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक फ्लूइड। अब ये रेडियो ओपेक क्या होता है? एक्चुअली ओपेक मीन्स वी कैन सी एक हम हिंदी में उसे बोल सकते हैं अपारदर्शी। सो वी कैन से इन इंग्लिश नॉट एबल टू सीन थ्रू, नॉट एबल टू सीन थ्रू। तो एक अपारदर्शी ऐसा लिक्विड उनके बॉडी में छोड़ा गया था, उनके स्पाइन में छोड़ा गया था। एंड वॉच इट गोइंग एंड अप डाउन विथ एक्सरेज,
और एक्सरे के मदद से वो क्या कर रहे थे, वो जो फ्लूइड है ऊपर नीचे जो जा रहा था वो देख रहे थे एक्सरे के हेल्प से. दे टिल्टेड द बेड. सो एक्चुअली दे टिल्टेड बेड. टिल्ट करना मीन्स झुकाना, ऊपर नीचे करना. सो दैट्स कॉल्ड एज टिल्टेड. ओके. He once said, after all that, they didn't tell me what I had. अब उसके बाद भी वो बता नहीं रहे थे कि एक्चुअली इनको क्या हुआ है. Except that it was not multiple sclerosis. सिर्फ इतना बता रहे थे कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दिया है देखो, एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू. मीन्स एक्चुअली अब हमारे जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो पूरी तरह से हार्ड होते हैं, मीन्स पथरीले होते हैं. सो द लाइट वे कैन सी कठिन बन जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. तो वो नहीं था, उन्हें ऐसा कह रहे थे. एंड दैट आई वॉज एन एटिपिकल केस. तो एटिपिकल मीन्स वॉट, वेरी अनयूजुअल. एटिपिकल मीन्स वेरी अनयूजुअल, मीन्स असामान्य. वी कैन सी एक बहुत ही डिफरेंट उन्हें एक ये रोग हुआ था, ऐसा उनका कहना है कि असामान्य ऐसा रोग हुआ है, इतना मगर वो बता रहे थे. तो देखिए आगे चलते. तो ये जो पैराग्राफ था यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज वेर टेकन और टेस्ट वेर टेकन ऑफ स्टीफन हॉकिंग. ओके. तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन से टेस्ट उनके लिए थे. ओके. नेक्स्ट वन इज देयर इवेंचुअली मीन्स एट द एंड वी कैन सी however doctors did diagnose Hawking with the early stages of ALS. तो उन्होंने डायग्नोज किया, पता लगाया वहाँ पे. मीन्स डायग्नोज मीन्स डिटेक्शन ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, मीन्स इन हिंदी वी कैन कॉल निदान करना. हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS. तो उनको पता चला कि ALS जो नाम का एक डिसीज़ है, उनके अर्ली स्टेजेस में स्टीफन हॉकिंग है, ऐसा उनको पता चला. It was devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. ओके. अब डिवास्टेटिंग का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए डिवास्टेटिंग यहाँ पे दिया है देखो, कॉजिंग अ सीवियर शॉक. कॉजिंग अ सीवियर शॉक मीन्स एक भयानक ऐसी बात और दिल दहलाने वाली एक बात उनके लाइफ में घटी थी. सो उनकी फैमिली पूरी तरह से डर गई थी स्लाइड वे. बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पोडेंट. एक्चुअली व्हाट मीन बाय द डिस्पोडेंट. डिस्पोडेंट का मतलब होता है होपलेस, डिसहर्टेड, हताश होना, और अनहैप्पी एंड विथ नो होप, ऐसा आप कह सकते हैं. तो आप लिख लीजिए प्लीज, होपलेस, डिसहर्टेड, अनहैप्पी एंड विथ नो होप. ओके. तो हताश होना इसका मतलब है. तो एक हताश होने से एक बात ने उन्हें प्रिवेंट कर लिया था, बचा लिया था पूरी तरह से हताश होने से. द फर्स्ट ऑफ दिस केम वाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल. पहली बात तो तब घटी जब वह हॉस्पिटल में ही थे. देर ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. वहाँ पे एक लड़का उनके रूम में था, उससे ल्यूकेमिया हुआ था. अब ल्यूकेमिया क्या है, तो यहाँ पे कहा है देखो, ल्यूकेमिया मीन्स मैलिगेंट प्रोग्रेसिव डिसीज इन विच द बोन मैरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर्स ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स. तो हमारे जो बोन मैरो होता है जिससे हम सीधे खड़े हो सकते हैं. और दूसरी बात है कि हमारे जो ब्लड फॉर्मिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्रीज नंबर में एबनॉर्मल स्थिति में क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, जिससे हम सैनिकी ब्लड सेल्स कहते हैं. ओके. तो जो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसे आप ल्यूकेमिया कह सकते हैं. तो रिलेटिव टू व्हाट इज हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम मोर टॉलरेबल. तो उनका कहना था कि रिलेटिव मीन्स एज कंपेयरिंग टू द सिचुएशन ऑफ द हिज रूममेट, हॉकिंग थॉट एक्चुअली, और ही थॉट दैट एक्चुअली हिज सिचुएशन सीम्ड
मोर टॉलरेबल। तो उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत सहनीय है, वो अच्छी है उस लड़के से, इफ़ वी कंपेयर टू द स्टीफन हॉकिंग, तो बहुत अच्छी है ऐसा उन्हें लगा है। ओके, सो इट इज़ आल्सो सेड व्हेन वी सी द unhappiness in the life of other people, or the we can say the agony of other people, so definitely I think so our pains or the agony we feel less. अब म्हणजे एक्चुअली वी से दैट अगर हम दूसरों का दुख देखें, दर्द देखें, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा दर्द कुछ भी नहीं उनके सामने। ओके, सो चलिए आगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो एक्चुअली जब उनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूटेड का मतलब है डेथ। तो हॉकिंग को जब छोड़ दिया गया तो उनको एक ड्रीम में क्या दिखा, तो एक्चुअली ही सॉ दैट एक्चुअली ही वी कैन से हियर ही वॉज एग्जीक्यूटेड, और ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड मीन्स वो मर जाएंगे ऐसा उन्हें दिखा था। सो ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वेर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ। तो इसी ड्रीम ने उन्हें एक बात रियलाइज करके दी कि एक्चुअली स्टिल मेनी थिंग्स आर रिमेनिंग टू डू इन हिज लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही करने की बाकी है, उन्हें वो करनी है, मगर उनके पास अब टाइम कम है। ये उन्हें एहसास तब हुआ उनको कि एक्चुअली जब वो ड्रीम उन्हें आई थी, और वैसी वो ड्रीम उन्होंने देखी थी कि एक्चुअली वो मर जाएंगे। स्लाइड वी कैन सी, अब से इनकी शुरुआत होती है बहुत ज़ोरों से काम करने की। ओके, यस, we can see the last paragraph of the page number 117. In a sense, Hawking's disease helped him become the noted scientist he is today. तो और उसी डिसीज की वजह से आज जो हम जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये इसी वजह से हुआ था कि एक्चुअली उन्हें वो डिसीज हुआ था। तो उस टाइम से उन्होंने बहुत ही मन लगाकर ऐसा काम किया था। यस, बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज। ओके, तो ये जो डिसीज डायग्नोज होने से पहले हॉकिंग उतना फोकस नहीं करते थे उनके स्टडी पे, मगर देखिए, बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ, ही सेड। तो कह रहे थे कि एक्चुअली ये डिसीज मुझे जब हुआ, डायग्नोज हुआ, उससे पहले मुझे मेरी लाइफ पूरी तरह से बोर लगती थी। ओके, देर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यूबल करने का कुछ काम ही नहीं है। सो विथ द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एहसास हो रहा था कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो उनकी PhD ले सके। ओके, तो कुछ लोग निगेटिवली विचार करके एक लाइक उनके मन में थॉट्स आ सकते थे, और वो क्या कर सकते थे कि एक्चुअली यूँ भी मैं मरने वाला हूँ तो जाने दो, ऐश करने दो थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मगर स्टीफन हॉकिंग जो है वो सोच रहे कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, सो पॉजिटिवली कुछ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा उनका एहसास है वहाँ पे। तो वो देख रहे कि एक्चुअली मेरी PhD करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा टाइम नहीं है, तो ऐसे बहुत कुछ बातें वो सोच रहे हैं वहाँ पे। सो देखिए आगे नेक्स्ट पेज नंबर 118, ये लास्ट पेज है इस लेसन का। हॉकिंग पॉर्ड हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क एंड रिसर्च। तो जब उन्हें लगा कि अब वो PhD कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उन्होंने पूरी तरह से झोंक दिया उनके काम में और उनके संशोधन में, रिसर्च में। सो यहाँ पे जो वर्ड है पॉर्ड हिमसेल्फ इनटू, इसका मतलब है गॉट डीपली इन्वॉल्व विथ। आप लिख लीजिए प्लीज, गॉट डीपली इन्वॉल्व विथ। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ इज हियर। यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड ही वुड बी फोर्स्ड टू यूज अ व्हील चेयर बाय 1969। द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिसीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन। तो देखिए,
स्लोली ही वॉज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, और बाय 1969 उन्हें एक व्हील चेयर भी यूज़ करनी पड़ी वहाँ पे. सो द इफेक्ट्स ऑफ द ही डिसीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन. अब उनके जो इफेक्ट्स अब दिखाई दे रहे थे, उनके जो डिसीज थे इफेक्ट उनके बॉडी पे दिखाई दे रहे थे ओवर टाइम. हाउ एवर Hawking's ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state. अब जो उनका बहुत बड़ा करियर होने वाला था, मगर अब उनके साथ जो उनका करियर है, उनके साथ उनकी जो फिजिकल स्टेट जो थी, शारीरिक स्थिति जो थी, वो बहुत ही बुरी होती जा रही थी. सो इट वॉज वर्सनिंग. वर्सनिंग मीन्स बहुत ही बैड होती जा रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं. तो एक बैड फिजिकल कंडीशन, और उन्हें बहुत बड़ा करियर बनाना था, ऐसा हम कह सकते हैं. तो देखिए क्या हो सकता है अब आगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पे देखिए. इन द मिड 1970s व्हाट डिड द हॉकिंग्स फैमिली डू. तो यहाँ से शुरू होता है वो आंसर. बाय द मिड 1970s द हॉकिंग्स family had taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. तो देखिए जब उनकी फिजिकल स्टेट अच्छी नहीं रह रही थी, तो उनको एक असिस्टेंट लेना पड़ा. तो उनके फैमिली ने एक असिस्टेंट वहाँ पे मैनेज किया था, जो कि उनकी केयर कर सके और उनका काम भी देखे. ओके. ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड. अब उनकी हालत ऐसी कि वो सिर्फ खुद का खाना खुद खा सकते हैं और बेड के बाहर आ सकते हैं. बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस. वर्चुअली का मतलब है इन अ फैक्ट, मगर वास्तव में ऐसा था कि हर एक काम करने के लिए उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत थी. तो मीन्स हेल्प की ज़रूरत थी, ऐसा उनका कहना है. तो एक व्यक्ति वहाँ पे रहना ही चाहिए था कि एक्चुअली उनको वो हेल्प कर सकते. So, in addition, his speech had become increasingly slurred. अब उनका स्पीच पूरी तरह से अनक्लियर हो गया था. So that only those who knew him well could understand him. अब जो भी व्यक्ति उनके पास पहले से है, वही व्यक्ति उनका जो स्पीच है, उनकी जो बातें हैं, वो समझ सकते थे. हम जानते कि अब छोटे बच्चे होते हैं, देखिए छोटे बच्चे, उनकी बातें बहुत ही स्लर होती है, अनक्लियर होती है. तो वही व्यक्ति समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है, कि लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनके पास होते हैं. इन द सेम मैनर इनकी भी वही हालत हो गई थी कि उनके पिताजी, उनकी माँ और जो उनका असिस्टेंट है, उन्हें ही पता चलता था कि वो क्या कह रहे हैं, मगर अदर पीपल क्या कुडंट अंडरस्टैंड इट. ओके. सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. इन 1985 he lost his voice for good following a tracheotomy. और tracheotomy क्या होता है? So incision in the windpipe made to relieve an obstruction to breathing. So breathing में जो obstruction आ रहा था, इसलिए उनका जो विंड पाइप था वहाँ पे सर्जरी की गई थी. जो obstruction आ रहा था ब्रीदिंग में, वो निकालने के लिए उनका विंड पाइप का ऑपरेशन करना पड़ा था. तो तब से उनकी जो वॉइस है वो पूरी तरह से चली गई थी. तो देखिए जिन्हें भी थ्रोट कैंसर वगैरह होता है, उनका भी ट्रैकियोटॉमी करते हैं और उनका वॉइस पूरी तरह से चला जाता है. तो इसी तरह इनका भी वॉइस पूरी तरह चला गया था. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम्ड फिजिस्ट. और इसी वजह से उन्हें 24/7 एक नर्सिंग केयर चाहिए थी. तो उनको नर्सिंग केयर मिली थी एक अक्लेम फिजिस्ट के द्वारा. यस, अक्लेम मीन्स फेमस वन. ओके. तो उसे आप अक्लेम कह सकते हैं. तो बहुत ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनको नर्सिंग दे रहा था, एक्चुअली ट्रीटमेंट दे रहा था. तो 24 आवर उनके साथ एक व्यक्ति चाहिए था, एक डॉक्टर तो होना ही था. तो देखिए आगे बढ़ते. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, देखो. वाई वॉज हॉकिंग फोर्स टू यूज़ अ व्हील चेयर. उन्हें व्हील चेयर क्यों यूज़ करनी पड़ी थी? तो ये यहाँ पे आंसर था उनका. फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड.
the effects of his disease started to slow down. Okay, so that's why he was forced to use a wheelchair by 1969. तो देखिए आगे ये जो पैराग्राफ है हम देखेंगे. इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू हिज वर्क. अब पेरिल मीन्स व्हाट? पेरिल का मतलब है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर. मीन्स बहुत बड़ा खतरा, आपदा, विपत्ति, जोखिम आई थी उनकी लाइफ में कि अब उन्हें हर एक काम करने के लिए बहुत ही हार्ड जा रहा था, जोखिम थी काम करने में. तो द प्रेडिकेमेंट caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by head and eye movement. Wow. तो ये जो डेंजर सिचुएशन मीन्स प्रेडिकेमेंट मीन्स व्हाट? प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. उसे आप क्रिसिस कह सकते हैं. मीन्स कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति जो उनकी थी. तो उसी वजह से तभी एक कैलिफोर्निया का कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उनका ध्यान उनकी तरफ गया. सो हु हैड डेवलप्ड अ स्पीकिंग प्रोग्राम, जिन्होंने एक स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया था जो कि डायरेक्ट किया जा सकता था हेड एंड आई मूवमेंट के साथ. जो कि आपकी हेड एंड आई मूवमेंट है उसी के साथ वो प्रोग्राम था. और उसी हिसाब से मीन्स विद द हेल्प ऑफ हेड एंड आई मूवमेंट दैट स्पीकिंग प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड. तो आप आई और हेड मूवमेंट करके आपको जो भी लिखना है, बोलना है, आप वहाँ पे बता सकते थे. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेयर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर. तो देखिए, और उस प्रोग्राम की वजह से अब हॉकिंग क्या कर सकते थे? कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी वर्ड्स है वो क्लिक कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे एंड पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर मीन्स एक भाषा संश्लेषक का काम वो प्रोग्राम कर रहा था. सिंथेसाइजर मीन्स संश्लेषक. एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स सेलेक्टेड हिज वर्ड्स विथ अ हैंड हेड क्लिकर. तो हॉकिंग अभी भी उनमें एक कंट्रोल उनके फिंगर्स पे ऊपर था. तो अभी भी वो जो भी हैंड हेड क्लिकर था उनके हाथ में, उससे वो वर्ड्स क्लिक कर सकते थे. सो टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चिक मसल अटैच टू अ सेंसर. तो देखिए, स्लोली उनकी बॉडी का जो कंट्रोल है बॉडी पर का वो जा रहा था. सो अब हॉकिंग क्या करते हैं? जो कि उनकी चिक मसल्स है उनकी हेल्प से क्या करते थे? वो वर्ड्स क्लिक करते थे और वो उनको जो भी कहना है वो वहाँ पे लिखा जाता था. तो वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ था चीक मसल पे और वही प्रोग्राम के हिसाब से वो अब लिख रहे थे और उनका जो काम है वो काम कर रहे थे. यस, सेंसर का मतलब यहाँ पे बताया, देखो, सो यू कैन रीड इट. सेंसर मीन्स एक ज्ञानेंद्रिय का काम करता है. देखिए, थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ assistant, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. अब उनका जो प्रोग्राम जो सेलेक्ट करने का एक्चुअली जो मसल्स के चिक मसल के सहायता से वो जो सेलेक्ट कर सकते थे वर्ड्स, और उनका जो असिस्टेंट था इनकी मदद से उन्होंने जो उनका काम था बहुत ही जो राइटिंग का काम था वो बहुत ही प्रोलिफिक रेट से काम कर रहे थे. प्रोलिफिक रेट मीन्स क्या कि एक्चुअली प्रोलिफिक मीन्स लार्ज नंबर्स मीन्स और अबंडेंट और प्लेंटीफुल, बहुत जोरों से काम कर रहे थे. ओके, ऐसा हम कह सकते हैं. सो प्रोलिफिक रेट, हिज वर्क हैज़ इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स ऑफ कोर्स बट आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी. तो देखिए, उसमें बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक पेपर्स थे उनके रिसर्च में, उनके काम में, और ऐसी भी कुछ बातें थी जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए थी. तो इन्फॉर्मेटिव ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी लिखी थी. तो देखिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था. जब उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी तब भी उन्होंने ये काम करते रहे. ओके, देखिए आगे. हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट कंसर्न, अ वरी दैट वाज heightened in 2009
when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. देखिए, सो उनकी जो हेल्थ थी, डेफिनेटली इट वाज कांस्टेंट कंसर्न वाज देयर, वरी वाज देयर टू ईच एंड एवरीवन एल्स. तो बहुत एक चिंता की बात थी, उनकी हेल्थ कभी भी ख़राब हो सकती थी और उनकी हेल्थ स्लोली ख़राब ही हो रही थी. सो इट वाज हाइटेन इन 2009, और ये उनकी जो हालत है बहुत ही ख़राब हो गई थी. जो साल है 2009 में उनकी हालत बहुत ही ख़राब हुई थी. और वो कैसे कहा जाता है, सो ही फेल टू अपेयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना. एरिजोना में जो एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके, और उसका रीज़न क्या था, उनकी चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ था. तो इसी वजह से वो नहीं जा सके थे. ओके. In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian, professor of mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what university officials described as gravely ill. तो उन्होंने खुद ने ही अप्रैल 2009 में क्या किया, एक अनाउंसमेंट की कि वो 30 साल बाद लुकेशियन प्रोफेसर की जगह से, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर वो वहाँ पे सिखाते थे वहाँ पे, तो उस पोस्ट से वो रिटायर हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा था. और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. सो ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. एंड तब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो है, अधिकारी जो है, उन्होंने कहा था, एक डिस्क्रिप्शन दिया था उसका, हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रेवली, मीन्स उनकी हालत कैसी थी, सीरियस थी, ऐसा उन्होंने कहा था वहाँ पे. तो बहुत ही सीरियस हो गए थे वहाँ पे. देखिए, सीरियस हालत उनकी एक 2009 में हुई थी. और उन्होंने जो प्रोफेसर्स के, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उसका डिस्क्राइब किया था एक दो शब्दों में. वो कहा था ग्रेवली इल. और ग्रेवली इल का मतलब होता है मीन्स सीरियसली इल. ओके. सो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं. तो चलिए लास्ट हम देखते हैं दो तीन लाइन्स है, वो 2-3 लाइन्स हम देखेंगे यहाँ पे. ओके. सो इट वॉज लेटर अनाउंस्ड दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी. मगर डॉक्टर कह रहे थे कि एक्चुअली डेफिनेटली ही विल मेक फुल रिकवरी, और देर आर द मोर चांसेस टू मेक रिकवरी. ओके. ऐसा वो कह रहे थे कि एक्चुअली वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना था. मगर एक्चुअली उनकी हालत हमें पता थी कि एक्चुअली कैसी हो रही थी. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डू स्टीफन हॉकिंग वर्क्स इंक्लूड. तो स्टीफन हॉकिंग के वर्क्स कौन से हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी. ये आंसर उसका हो सकता है. तो ये एक हम देख सकते हैं यहाँ पे. और एक कंटिन्यूस यहाँ पे क्वेश्चन भी है आगे एक, व्हाट रिमेन्स अ कांस्टेंट एनेक्सिटी. अब कांस्टेंट एनेक्सिटी क्या रहती थी, सो अ वरी दैट एक्चुअली ही वुड डाई. ये जो कांस्टेंट एनेक्सिटी थी कि एक्चुअली उनका कब क्या हो सके, क्या होगा, ये पता नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं. एक कांस्टेंट एक एनेक्सिटी उनके लाइफ में 100% थी कि वो कब क्या हो जाए उनका ये बता नहीं सकते थे, ऐसा हम कह सकते हैं वहाँ पे. तो देखिए, या इसी तरह इनकी डेथ हुई थी. ही पास्ट अवे. कब उनकी डेथ हुई थी, देखिए, ही पास्ट अवे ऑन 14 मार्च 2018, मीन्स 2 साल पहले उनकी यहाँ पे मौत हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं. सो अ ग्रेट पर्सन और द ग्रेट साइंटिस्ट हमने यहाँ पे गंवाया है. और एक न्यूज़ भी आई थी, द स्पार्कलिंग स्टार ऑफ द स्काई हैज़ बीन लॉस्ट बाय अस. ओके. तो एक बहुत ही चमकता तारा हमने यहाँ पे खो दिया है, ऐसा एक न्यूज़ में आया था. तो देखिए, बहुत बड़ा उनका काम था, इसलिए ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है कि डेफिनेटली ही हैड डन द ग्रेट थिंग्स फॉर द यूनिवर्स. इस पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें यहाँ पे की है हमारे लिए.
ओके, तो एक पूरी एनेक्सिटी थी उनके लाइफ में, जो उनकी फेलिंग हेल्थ कंडीशन थी उसके बारे में एनेक्सिटी थी, वरी था। तो ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आज हम रुकते हैं और ये लेसन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।